हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो बच्चों, ये इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चैप्टर नंबर 1 का आज लास्ट वीडियो है। ये चैप्टर हम कंप्लीटली खत्म करने वाले हैं। और ये कौन सा वीडियो होगा बच्चों? एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का। तो ये एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का पार्ट 2 है। नंबर 1 एनसीईआरटी के वीडियो में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 to 12 सॉल्व कर लिए थे, है ना। मैंने आपको बोला था 2 पार्ट में इसको करेंगे क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाता है। तो 1 to 12 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी पार्ट 1 में सॉल्व कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 to 24 सॉल्व करेंगे। तो फटाफट से कॉपी पेन उठा लीजिए और फटाफट से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सारे कंसेप्ट आपको मैं डिलीवर कर चुका हूं थ्योरी में। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स हैं। इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स बच्चा हमारे सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। वैल्यू बदलेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बदलेंगे, पैटर्न थोड़ा सा सेम ही होता है, राइट। तो एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फटाफट करते हैं, है ना। तो हेडिंग डाल दो क्वेश्चन नंबर 13। क्लियर है? आपके पास क्वेश्चंस होने चाहिए बच्चों। क्यों? आपको पता ही है। क्वेश्चंस में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 13 सुनिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, सपोज द स्फीयर ए एंड बी इन एक्सरसाइज 1.12। अब यहां एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम ये आ गई एक्सरसाइज, मतलब वो क्वेश्चन नंबर 12 की ही बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में वो ये बोल रहा है कि जो हमारे स्फीयर्स थे ऑलरेडी ए और बी, जिनमें चार्ज कितना था बच्चा? एक्सरसाइज 1.2 have identical size. A third sphere of same size but uncharged is brought in contact with the first, then brought in contact with the second, and finally removed from both. What is the new force of repulsion between A and B? ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 बता देता हूं। दो हमारे स्फीयर से ए एंड बी सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। दोनों पे बच्चा कितना चार्ज था? 6.5 इंटू 10 टू दी पावर -7 कूलम। अगेन 6.5 इंटू 10 टू दी पावर -7 कूलम। तो इसके ए पार्ट में हमने इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स निकाला था वो कितना आया था बच्चा? 1.52 इंटू 10 टू दी पावर -7 न्यूटन। अब मैं आपके क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान से सुनना। तो उन्होंने बोला जो एक्सरसाइज मतलब 12 का जो क्वेश्चन था उसमें दो स्फीयर थे ए एंड बी। दोनों पे चार्ज कितना था? 6.5 इंटू 10 टू दी पावर -7, है ना। 10 सेंटीमीटर से सेपरेटेड थे। तो उसमें फर्स्ट पार्ट पूछा गया था इनके बीच में फोर्स कितना होगा। तो हमने बोला 1.52 इंटू 10 टू दी पावर -7, जो कैलकुलेट कर चुके थे 12th में। अब वो थर्ड में क्या पूछ रहा है? 13 में ध्यान से सुनना। एक थर्ड स्फीयर हम बोल देते हैं सी, पहले उसको इसके कांटेक्ट में लाया, ठीक। फिर उसके बाद इसको इसके कांटेक्ट में लाया, ठीक। फिर पूछा कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा वो कितना हो जाएगा। ध्यान से सुनना बच्चा। ने बोला एक थर्ड स्फीयर ऑफ सेम साइज, आइडेंटिकल साइज, फर्स्ट ब्रिंग इन कांटेक्ट विद ए। पहले इसका कांटेक्ट ए से कराया जो कि इनिशियली अनचार्ज था, मतलब न्यूट्रल था। फिर इसका कांटेक्ट इस वाले से कराया। तो हमें ये बताना है अब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन पॉजिटिव है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, फटाफट से सॉल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन। अब बच्चा एक बात समझिए, ये दोनों सारे तीनों स्फीयर आइडेंटिकल है। इनके ऊपर चार्ज कितना है? 6.5 इंटू 10 टू दी पावर -7। उनके ऊपर भी सेम है। तो मैं मानता हूं इसके ऊपर चार्ज कितना है? Q। और इसके ऊपर भी चार्ज कितना है? Q। तो जब दो कोई बॉडी सेम साइज की और आइडेंटिकल स्फीयर स्फीयर, मतलब इन सबका सरफेस एरिया भी क्या होगा? सेम, एक दूसरे से कांटेक्ट में आती हैं तो सेम चार्ज शेयर कर लेती हैं। क्या शेयर कर लेती हैं? सेम चार्ज। तो ध्यान से सुनना, इसके पास Q था, ठीक। जब ये C वाला चार्ज बच्चा इसके कांटेक्ट में आया, मैं सॉल्यूशन साइड से करूंगा थोड़ा सा। तो जब वो हमारा कौन सा ये C वाला सेम साइज का इसके कांटेक्ट में आया तो दोनों के ऊपर चार्ज शेयर हो जाएंगे। इसके पास इनिशियली चार्ज कितना है? 0। और इनके ऊपर कितना है? ये, जिसको मैंने क्या मान लिया? Q। इस पे भी Q, इस पे भी Q। और जो Q की वैल्यू है कितनी है? 6.5 इंटू 10 टू दी पावर -7, ठीक। अब जब ये इसके कांटेक्ट में आया तो दोनों के ऊपर जो चार्ज बचेगा Q1 मैंने बोल दिया शेयर होके, वो कितना होगा? Q प्लस 0।
इसके पास कितना है Q, इसके पास कितना है 0/2, तो दोनों के ऊपर चार्ज आ जाएगा Q/2। मतलब जो हमारा A है उसके ऊपर कितना चार्ज बचा, Q/2। समझ आया, क्यों Q/2 ये ले गए। अब इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया बच्चा, Q/2। अब ये इसके साथ कांटेक्ट में आएगा, किसके साथ, B के साथ, और B के पास कितना चार्ज है Q। तो अब जो B के ये चार्ज किसके पास आ गया, A के पास, है ना, एवरेज बचा। अब B के पास कितना चार्ज आएगा, इसके पास कितना आ चुका है C के पास, Q/2 प्लस उसके पास कितना है Q डिवाइडेड बाय 2। समझ में आया, यस और नो। तो ये चार्ज कितना हो गया, 3Q/4। क्लियर है, 3Q/4 मतलब C के ऊपर कितना चार्ज आ गया इसके बाद कांटेक्ट होने के बाद, 3Q/4, और इनके पास भी कितना आ गया, B के पास 3Q/4। बेसिकली बच्चा इनके जब चार्जेस ट्रांसफर होते हैं, चार्ज ओनली ट्रांसफर ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि हमारे नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है। अभी आपको बस इतना याद रखना है, दो आइडेंटिकल अगर चीजें मतलब स्फीयर्स हैं या टू आइडेंटिकल बॉडीज हैं, जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं तो इनके बीच में चार्जेस का शेयरिंग होती है, और इनके बीच में चार्जेस कैसे आ जाते हैं, एवरेज। समझ में, और दोनों के पास कैसे चार्ज हो जाएंगे, सेम चार्ज हो जाएंगे, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल बॉडीज है। बस इतना कंसेप्ट पकड़ना था। तो जब ये इसके कांटेक्ट में आया तो इसके पास 0 थे, इसके पास Q था, तो इसके पास कितने हो गए, Q/2। दोनों बराबर कर लेंगे, Q/2। अब जब इसके पास Q/2 आ चुका है तो किसके कांटेक्ट में आया, B वाले के। अब दोनों के पास कितने हो जाएंगे, Q/2 प्लस Q डिवाइडेड बाई 2, एवरेज दोनों का। तो ये कितना हो गया, यहां पर जाएगा ये, तो कितना हो जाए 2Q, तो 3Q/4। समझ में आ गया। इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, R, जो पहले भी था, है ना, इसी को मैं क्या बोल देता हूं, R। बस खत्म। अब इनके बीच में फोर्स कितना होगा, K Q1 Q2/R²। अब इनकी जरा वैल्यू रखते हैं, तो K Q1 Q/2, बच्चा Q2 3Q/4 डिवाइडेड बाय R²। डन है। आओ इसको करते हैं सॉल्व, तो K Q इंटू Q² अब देखो 3 4 2 8 इंटू 3 हो गया 3/8 डिवाइडेड बाय R²। ध्यान से सुनना, 3 बाहर आ गया, 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, तो 3/8 KQ/R²। और पहले कितना चार्ज था, Q और Q, तो फोर्स कितना था, KQ/R², जिसकी वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, क्वेश्चन नंबर 12 की बात ही करा। ये काम किसमें हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 में। 1.52 इंटू 10⁻⁷ मतलब इसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है। तो ये हो गया 3/8 इंटू 1.52 इंटू 10⁻⁷। तो बस ये आपको सॉल्व करना है, ये आपका आंसर है। क्लियरिटी है, समझ आ गया। ने बोला कि क्वेश्चन नंबर 12 में जो स्फीयर थे उसके साथ हमने एक अनचार्ज स्फीयर कांटेक्ट में लाया, फिर वही स्फीयर दूसरे के कांटेक्ट में लाया, इसके बाद इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना होगा। तो जब हमने इसको इसके कांटेक्ट में लाया तो चार्जेस की क्या हुई, शेयरिंग हुई। चार्जेस की शेयरिंग होने के कारण इनके पास कितना चार्ज बचा, Q/2, इनके पास कितना बचा 3K/4। मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया 3/8 KQ²/R²। इस KQ²/R² की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके थे क्वेश्चन नंबर 12 में, फर्स्ट पार्ट, बस उसका मल्टीप्लाई कर दिया, डन। अरे यस और नो, समझ आ गया। कैलकुलेशन कर लो फटाफट। तो जब आप कैलकुलेट करोगे ये आएगा 5.7 इंटू 10⁻⁻3, है ना। ये -2 था बच्चा, -2 ये निकाला था हमने, तो ये आएगा 10⁻⁻3 न्यूटन। कैलकुलेशन ये आपको करना, मैंने डायरेक्ट लिखा दिया। पहले वाला फोर्स का क्वेश्चन नंबर 12 का 1 पार्ट कितना फोर्स आया था ये, ठीक, कैलकुलेशन किया तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी थी, 3/8 का मल्टीप्लाई कर दी, ये आगे, डन। नोट करें, पॉज करके नोट कर ले, मैं मिटा रहा हूं।
ठीक, चलिए, तो ये हो गया। अच्छा क्वेश्चन था बच्चा, ये इसको पूछा जा सकता है बोर्ड में, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो फटाफट, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन नंबर 14, आइए फटाफट करते हैं। In figure 1.33 shows the track of a three charged particle in a uniform electrostatic field. एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, प्लस प्लस प्लस, और नीचे क्या है, माइनस माइनस माइनस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां हो गई, ऊपर से नीचे की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से होती है, प्लस से माइनस की तरफ, और माइनस वाली माइनस पे। ठीक, अब तीन पार्टिकल्स का पाथ शो किया है आपको, एक ये, दूसरा ये, ठीक, फर्स्ट वन, सेकेंड वन, और ये थर्ड वन। ठीक, अब सुनो उन्होंने क्या बोला है। उन्होंने बोला तीन चार्ज पार्टिकल हैं जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड से निकले। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ से इस तरफ थी, ये 1 ने पाथ लिया, ये 2 ने पाथ लिया, ये 3 ने पाथ लिया। ठीक, उन्होंने ये पूछा है तीनों चार्ज में से किसका चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा है, किसका चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा है, मतलब चार्ज होगा किसी का Q, किसी का मास कितना होगा M। तो इन तीनों में से 1 2 3 में से तीनों का पाथ हमें दिख रहा है, इन तीनों में से किसका चार्ज टू मास रेशियो बच्चा ज्यादा है, ये बताना है। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, समझते हैं, आइए। तो बेसिकली हमें यहां देख क्या रहा है, डिफ्लेक्शन। आप देखो सब कितनी वेलोसिटी से आए हैं, u, ये आपको सेम दी हुई है। तो तीनों की वेलोसिटी कितने से एंटर हुए, u वेलोसिटी से। सबसे ज्यादा कौन सा मुड़ा है बच्चा, 3, फिर उससे ज्यादा कौन मुड़ा है, 1, और फिर 2। ये डायग्राम, हाँ, सबसे ज्यादा कौन मुड़ा है, 3, फिर उससे 2, फिर उससे 2। तो बेसिकली अगर हम इनका डिफ्लेक्शन निकाल लें तो डिफ्लेक्शन से कुछ रिलेशन बन जाएगा। तो इन सब की जो वेलोसिटी है u डायरेक्शन में, वो तो सबकी सेम है। इन सब चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा, मैं कहता हूं सबका चार्ज क्यू क्यू जो भी हो, हमें अभी पता नहीं है। तो इन सब चार्ज पे जो लगने वाला फोर्स होगा वो होगा E इंटू चार्ज, E इंटू चार्ज। अब ध्यान से सुनना, ये तो बच्चा हो गई एक्स एक्सिस और ये हो गई वाई एक्सिस। तो डिफ्लेक्शन कहां हो रहा है, वाई एक्सिस में। डिफ्लेक्शन कहां हो रहा है, वाई एक्सिस में। क्या बात समझ में आई, हाँ कि ना। तो हमें एक चीज पता है, जैसे ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर किया होगा कौन, चार्ज, ठीक, प्लस है तो कहां फोर्स लगेगा, इस तरफ, और माइनस है तो कहां फोर्स लगेगा, ऊपर की तरफ। इतनी तो पक्की बात हो गई। अगर आपसे चार्ज पूछा जाता तो ये भी माइनस होता और ये भी माइनस होता। मान लो वो चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, तो ये भी माइनस होता, ये भी माइनस होता, क्योंकि माइनस पे अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है तो माइनस में फोर्स कहां लगेगा, ऊपर की तरफ, तो ऊपर मुड़ेगा। ठीक, और ये जो तीसरा वाला ये क्या होगा, प्लस Q3, ये क्या होगा, प्लस Q3। क्यों, क्योंकि प्लस वाले पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है। क्लियरिटी है, चलो। तो आप जैसे ही इनमें फोर्स लगना चालू हुआ, और फोर्स कैसे लगेगा, कांस्टेंट E इंटू क्यू। सब चार्ज के कोई अपनी अपनी वैल्यू है। इस पे कितना लगेगा, EQ1, इस पे EQ2 और इस पे EQ3। बस, तो वाई डायरेक्शन में हम इक्वेशन का यूज कर लेते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन का, एस इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब वाई डायरेक्शन में लगाना है ये, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, वाई डायरेक्शन में, क्योंकि एक्स में तो वेलोसिटी कांस्टेंट है u। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, y में 0, वो तो x में एंटर किया ना। अच्छा, तो जो डिस्प्लेसमेंट y में हुआ हाफ, एक्सेलरेशन की वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू यही तो चाहिए थी। चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा, E इंटू क्यू, और फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो E इंटू क्यू। तो मास एक्सेलरेशन कितना आ गया बच्चा, E इंटू क्यू बाय एम। यही तो होगा एक्सेलरेशन, फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना लगेगा किसी भी चार्ज में, E इंटू क्यू। एक्सेलरेशन कितना होगा, E क्यू बाय एम। तो यहां रख दो वैल्यू, E क्यू बाय एम।
टी क्यू बाय एम और टी स्क्वायर। क्लियरिटी है? यस और नो? अच्छा, तो यहां से देखो बच्चा, ई कांस्टेंट, हाफ कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, क्यू बाय एम। देखो हुआ क्या, ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रिक फील्ड तो सबके लिए कांस्टेंट है, ई है। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ कितनी है, ई। टाइम सबके लिए कांस्टेंट, भाई जो यहां से बाहर निकलेंगे ये भी उतने टाइम पे, ये भी उतने टाइम पे, ये भी उतने टाइम पे। क्यों? अच्छा ऐसे लिख दो, ये डिस्टेंस कितना है, x, ये डिस्टेंस कितना है, x, और u और x में तो सबकी वेलोसिटी क्या है, सेम, तो सब निकलेंगे तो सेम टाइम से ना बाहर। अगर मैं उस टाइम की भी बात करूं तो वो टाइम क्या होगा, x अपॉन यू। मैं अगर इस टाइम की भी बात करूं तो ये टाइम कितना होगा, यहां से यहां निकलने का टाइम, उतने टाइम में ये मुड़ेगा। ऐसा मैंने क्वेश्चन भी कराया था वीडियोस में, याद हो आपको। तो यहां से निकलने का भी सबका टाइम क्या है, सेम, क्योंकि सबको चलना कितनी दूरी है, x, और सबकी वेलोसिटी x में क्या है, सेम, तो सेम टाइम में बाहर निकलेंगे, उतनी टाइम में वो मुड़ेंगे। तो ये टी भी क्या है, कांस्टेंट। तो सबका डिफ्लेक्शन डिपेंड किस पे कर रहा है, q अपॉन m पे। तो एस वाई डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q अपॉन m। तो जिसका चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा है उसका डिफ्लेक्शन ज्यादा है। तो मतलब आंसर इज थर्ड। समझे, किसका चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा है, थर्ड का। क्यों? डिफ्लेक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, वाई एक्सिस में जो मुड़ा है, क्यू बाय एम पे। तो जिसका चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा है उसका डिफ्लेक्शन ज्यादा है। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 14? आई होप क्लियर हो गया होगा। नोट करें। डन, आगे बढ़े। चलिए थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे बच्चा अपन। अब आपको आ चुका होगा इस चैप्टर में हम कर क्या रहे हैं, कैलकुलेशन पार्ट आप करेंगे, मैं भी करवा देता हूं, आंसर लिख दूंगा, कैलकुलेशन निकालना है आपको। आइए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या हो रहा है। कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E is equals to 3 into 10 to the power 3 आई कैप न्यूटन पर कूलम। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का है आई कैप, आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड का है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। What is the flux of this field through a square of 10 centimeter on a side whose plane is parallel to yz axis? तो बोल रहा है कि स्क्वायर से कितना फ्लक्स निकलेगा, एक स्क्वायर से कितना फ्लक्स निकलेगा जो वाई जेड प्लेन के क्या है, पैरेलल है। तो बच्चा अगर वाई जेड प्लेन के अगर कोई भी प्लेन पैरेलल है किसके, वाई जेड की, तो एक्स के क्या है, परपेंडिकुलर। समझ में आया? वाई जेड प्लेन क्या है, ये वाला ही तो है। ये क्या है, एक्स, ये क्या है, वाई, ये क्या है, एक्स, और ये क्या है आपकी तरफ जेड। तो वाई जेड प्लेन के क्या है, पैरेलल, मतलब ये। तो एक्स के क्या हुआ, परपेंडिकुलर, और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, एक्स में ही है। ठीक, स्क्वायर है जिसकी साइड क्या है, 10 सेंटीमीटर, जिसकी साइड क्या है, 10 सेंटीमीटर। तो उससे फ्लक्स कितना निकलेगा, आसान सी बात है, फ्लक्स होता है ई ए कॉस थीटा। ई की वैल्यू 3 इंटू 10 टू दी पावर 3, एरिया 10 इंटू 10, मतलब 10, ये क्या हो गया, 10 का है सेंटीमीटर में, तो एरिया क्या हो गया 10 स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय 10 टू दी पावर 4 मीटर स्क्वायर में आ गया। 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स कहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो थीटा कितना हो गया 0, तो कॉस 0 कितना होता है 1। समझ गए क्यों थीटा 0 हुआ, कि जो आपको प्लेन दिया हुआ है ये एक्स एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ है, आई कैप का मतलब क्या होता है एक्स एक्सिस में, और हमारा प्लेन भी ऐसा है। जो एरिया वेक्टर है इसका वो भी कहाँ आएगा, एक्स एक्सिस में, क्योंकि प्लेन क्या है, पैरेलल टू वाई जेड है। तो जो भी पैरेलल टू वाई जेड होगा तो एक्स के क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो अगर एक्स के परपेंडिकुलर है, तो एक्स के परपेंडिकुलर है तो इसका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में आ जाएगा, मतलब थीटा कितना है 0। क्लियरिटी है? इतना तो आपको समझ में आता ही होगा अपन 12th क्लास में। तो cos 0 हो गया 1, तो ये हो गया 3 इंटू 2 0 ये बचे,
एक कट गया, 3 इंटू 10 स्क्वायर। क्या बात समझ में आई? यूनिट बोलो, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी? न्यूटन पर कूलम, और ये क्या? एरिया, मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया? अरे 3 और 2 क्या हो गया? 10⁵ 4 से कटे तो 10 बचा, तो 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये भाई साहब फ्लक्स निकलेगा एफ स्क्वायर से। डन है, समझ आ गया? इसी का सेकंड पार्ट देखो। इसका सेकंड पार्ट कह रहा है प्लेन मेकिंग एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, है ना। अब वो कह रहा है हमें ये बताओ कि इसका जो प्लेन है, फिर से सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कहां है? एक्स में। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है? एक्स एक्सिस में। और अब जो स्क्वायर का प्लेन है, प्लेन ऑफ स्क्वायर, प्लेन ऑफ स्क्वायर मेकिंग एन एंगल ऑफ, what is the flux through the same square if the normal to its plane make an angle of 60 degree with the x axis? normal to the plane, अब प्लेन का नॉर्मल कहां है? यही होगा, और जो प्लेन का नॉर्मल है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री। मतलब मैं अगर प्लेन को घुमा दूं तो जो प्लेन का एंगल आया, मतलब एरिया वेक्टर, प्लेन का नॉर्मल बोला है, प्लेन का एंगल 60 नहीं है, प्लेन के नॉर्मल का एंगल 60 है। किससे? एक्स एक्सिस पे। और एक्स एक्सिस पे कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या हो गया? एरिया वेक्टर। समझ में आया? इसको घुमा दिया, प्लेन को घुमा दिया, तो ये जो प्लेन का नॉर्मल है और एक्स एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड कितने पे दिया हुआ है? 60 डिग्री पे। तो आपको क्या निकालना है? फ्लक्स। क्या ही है? तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। इस ई ए की वैल्यू आपने जस्ट निकाल ली है 30 कॉस 60, तो 30 इंटू बच्चा कॉस 60 की वैल्यू बोलो 1/2, तो कितनी आ गया? 15 न्यूटन कूलम, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। एंगल दे दिया तो ई ए कॉस थीटा होता है, और एरिया वेक्टर और ई के बीच में एंगल कितना है? 60। क्लियर है? नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, ये 2 मार्क्स में, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है बोर्ड में। डन, आगे बढ़े, रीड करिए क्वेश्चन नंबर 16। बच्चा अभी छोटी छोटी चीजें लेकिन आपको पता होनी चाहिए। प्लेन क्या होता है, प्लेन के एंगल्स कितना दिया हुआ है, प्लेन के नॉर्मल से एंगल कितना दिया हुआ है। अगर मान लो ये एंगल प्लेन से दिया होता तो थीटा 30 हो जाएगा, हमने वीडियो में समझाया था जब हम ये पढ़ रहे थे। लेकिन प्लेन के नॉर्मल का एंगल दिया, तो प्लेन का नॉर्मल जो होता है वो एरिया वेक्टर ही तो होता है, तो ये एंगल किसके बीच में होता है? एरिया वेक्टर के। आइए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.15? ध्यान से सुनना, जो अभी क्वेश्चन किया है 1.15, थ्रो ए क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक क्यूब दिया है जिसकी साइड कितनी है? 20 सेंटीमीटर, ठीक। ओरिएंटेड सो दैट इट फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट्स प्लेन। उनने बोला पुरानी एक्सरसाइज, मतलब इसी का एक उनने क्यूब रख दिया 20 सेंटीमीटर का, मतलब ये, ध्यान से सुनना। तो इनने इससे नेट फ्लक्स पूछा है, और अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है? एक्स की तरफ। कितनी है? एक्स की तरफ। तो इसमें जो 4 फेसेस हैं वो तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो गए, 2 फेसेस जो होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे, जो वाई जेड प्लेन के क्या होंगे? पैरेलल। मेरी बात समझिए, ये जो क्यूब है ये वाला प्लेन तो क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल, इसमें से तो कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा। फ्लक्स सिर्फ किस में से निकलेगा? ये, समझ में आया? ये जो एक्स वाई जेड प्लेन के पैरेलल है उसमें से सिर्फ फ्लक्स निकलेगा, क्योंकि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहां है? सिर्फ एक्स एक्सिस डायरेक्शन में। कहां है? सिर्फ एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, ठीक। तो नेट फ्लक्स पूछा है, नेट पूछा है बच्चा। क्या पूछा है? नेट। तो आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? ई ए कॉस थीटा।
जब मैं इस फेस की बात करूंगा तो इसमें एरिया वेक्टर कहाँ है, यहां, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, यहां। तो जो यहां का फ्लक्स होगा वो होगा माइनस ई ए प्लस, क्यों माइनस ई ए होगा, क्योंकि यहाँ थीटा कितना है 180, और दूसरा वाला देखो तो इसका एरिया वेक्टर यहाँ है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ है, यहाँ है। तो यहाँ का क्या होगा ई ए, तो नेट फ्लक्स कितना हो गया 0। नेट फ्लक्स जो इससे बाहर निकल रहा है बच्चा वो कितना है 0। एंटर कितना हो रहा है यहां से, और जितना एंटर हो रहा है बच्चा उतना ही बाहर निकल रहा है, तो उससे नेट फ्लक्स कितना हुआ 0। समझ में आया, यस और नो। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, हमने आपको पहले भी समझाया था फ्लक्स में। नेट फ्लक्स का मतलब क्या होता है, अंदर आने वाला है प्लस बाहर जाने वाला, तो अंदर आने वाला नेगेटिव और बाहर जाने वाला पॉजिटिव, अगर दोनों बराबर है तो नेट फ्लक्स उसमें से कितना हुआ 0। समझ में आया, क्लियरिटी है। तो यहां पर कितना फ्लक्स, जितना एंटर हुआ वो माइनस हो गया, एग्जिट वाला प्लस हो गया, तो माइनस प्लस नेट हो गया 0। डन है, बोलो। मैंने आपको समझाया भी था पूरा थ्योरी में, नहीं आया हो समझ तो अच्छे से वीडियो देखना। कौन सा वाला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला, क्लियर। याद करो स्फीयर का एग्जांपल लेके बताया था, एक स्फीयर है उसके अंदर दो चार्ज हैं, एक प्लस का एक माइनस क्यू का, तो प्लस की वजह से बाहर माइनस क्यू की वजह से अंदर, तो नेट कितना 0, और डायरेक्ट चार्ज भी जोड़ लो इनक्लोज तो भी 0 है ना। हाँ सर आ गया समझ। तो क्वेश्चन नंबर 17, फटाफट जल्दी स्पीड बढ़ाइए, ऐसा आपको फील होगा कि अपन लाइव क्लास में बैठे हैं बच्चा, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 सारे डिस्कशन करेंगे यहीं पे सारे कंसेप्ट्स के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 17, careful measurement of electric field at a surface of a black box indicates that the net outward flux through the surface of the box is 8 point। देखो उनने बोला एक बॉक्स है जिससे नेट फ्लक्स जो निकल रहा है बच्चा वो 8.0 इंटू 10 टू दी पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। उनने बोला एक बॉक्स है जिससे नेट फ्लक्स इतना निकल रहा है, नेट फ्लक्स माने बाहर ही निकल रहा होगा। मैं कहता हूं लो ये बॉक्स है तो इसमें नेट बाहर का मतलब बाहर निकल रहा है फ्लक्स कितना, ये रहा। समझ में, नेट बाहर निकल रहा है, ठीक। नंबर ए क्वेश्चन, व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। उन्होंने बोला इस बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स के अंदर कितना चार्ज होगा। देखो बच्चा अगर नेट फ्लक्स बाहर निकल रहा है तो हमने गॉस लॉ पढ़ा है, अगर नेट फ्लक्स बाहर निकल रहा है तो मतलब अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज तो है। आइए तो पहला सवाल करते हैं, नेट फ्लक्स थ्रू द बॉक्स। तो नेट फ्लक्स कितना होगा, चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, गॉस लॉ। The net flux through any surface is equals to charge inside or enclosed inside the surface divided by epsilon naught। बस 8.3 into 10 to the power into 3 मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है 8.85 into 10 to the power -12 is equals to चार्ज इनसाइड या इनक्लोज्ड। गॉस लॉ क्या कहता है, नेट फ्लक्स इनसाइड एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज फ्लक्स दिया हुआ था 8.80 इंटू 10 टू दी पावर 3, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है, तो कैलकुलेशन आप कर लीजिए। नहीं कर पाओगे, अरे क्या ही है 12 3, तो ये क्या बचा 10 टू दी पावर -9, 12 में से 3 गए, 12 में से 3 गए, 10 टू दी पावर -9। अब 8 इंटू 8.85 करना है, तो ये आ गया आपका चार्ज। कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन करोगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 7.08 इंटू 10 टू दी पावर -8 कूलम। समझ गए, ये रहा आपका आंसर। इसको और लिखना हो तो कैसे लिख सकते हो, 0.0708 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलम, तो -6 क्या हो जाएगा माइक्रो कूलम लिखना हो तो, नहीं तो यही है आंसर, ठीक। डन। इसका बी पार्ट देखो, सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का,
इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या, देखो बच्चा क्वेश्चन क्या था, उन्होंने बोला कि क्लोज सरफेस है जिसमें जितना फ्लक्स निकल रहा है तो उसके अंदर चार्ज कितना होगा, गॉस लॉ लगा दिया। सेकंड पार्ट, if the net outward flux through the surface of a box were zero, could you conclude that there were no charges inside the box? Why or why not? वो क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। अगर बच्चा उसी बॉक्स के अंदर से जो नेट फ्लक्स निकल रहा है वो अगर जीरो है तो क्या बॉक्स के अंदर कोई चार्ज है या नहीं है? तो ध्यान से सुनिए क्वेश्चन इसका बी पार्ट। सो द नेट फ्लक्स थ्रू द बॉक्स कितना बोल रहे हैं वो, जीरो। तो बच्चा अगर नेट फ्लक्स थ्रू द बॉक्स जीरो है तो नेट इनक्लोज्ड चार्ज कितना है, जीरो। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर चार्ज नहीं है, उससे निकल जो नेट चार्ज इंक्लोज्ड है वो क्या है, जीरो। इसका मतलब आप समझिए कि ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं कि एक प्लस क्यू यहां पर रखा हुआ है और इसी के अंदर माइनस क्यू यहां रखा हुआ है, तो प्लस की वजह से फ्लक्स कहां होगा, बाहर, हाँ यस और नो, और माइनस की वजह से फ्लक्स कहां होगा, अंदर। तो बट इन दोनों का जब हम नेट जोड़ेंगे तो कितना है, जीरो। अंदर आने वाला फ्लक्स और बाहर जाने वाला फ्लक्स क्या है, बराबर है। बराबर क्यों है, क्योंकि चार्जेस बराबर है, तभी तो फ्लक्स नेट कितना हुआ, जीरो। नेट फ्लक्स का मतलब कितना हुआ, अंदर आने वाला प्लस बाहर जाने वाला, तो अंदर आने वाला नेगेटिव, बाहर जाने वाला पॉजिटिव, तो नेट फ्लक्स कितना होगा, जीरो। तो चार्ज, नेट चार्ज इंक्लोज कितना है अंदर, जीरो। चार्ज तो है अंदर लेकिन उनका जो नेट सम है अंदर वो कितना है, जीरो। मैं कह रहा हूं ये प्लस टू क्यू रखा हुआ है तो ये माइनस टू क्यू रखा हुआ है, जब इन दोनों चार्ज को जोड़ोगे तो नेट चार्ज क्या बना दिया, न्यूट्रल। नेट चार्ज कितना हो गया, जीरो। चार्ज तो हो सकता है अंदर, तो प्लस क्यू है तो दूसरा क्या है, माइनस क्यू, बट नेट कितना है, पूरा इंक्लोज, क्यू नेट, क्यू नेट कितना है, जीरो। समझ में आया? सो द नेट, द चार्ज मे बी इनसाइड, the charge may be inside, that is plus q and minus q, but the net sum of the charges is zero, therefore the net flux is zero। क्लियरिटी है? अच्छे से नोट करो कैसे स्टेटमेंट लिखना है, समझ गए होगे, बोलो। तो क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं बच्चा, आपको सब क्लियर तो हो रहा होगा। बच्चों वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और कुछ चेंजेस करने हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो, कुछ चेंजेस चाहिए तो प्लीज कमेंट इट, आई विल ट्राई टू चेंज द मेथड विच एवर यू वांट। क्लियरिटी है? आओ क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। अ पॉइंट चार्ज 10 माइक्रोकूलम इज एट अ डिस्टेंस, मैं समझा देता हूं, क्वेश्चन बहुत आसान है। उसने बोला कि ये स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर, एक प्लेट टाइप है स्क्वायर की, इसके सेंटर से ऊपर 5 सेंटीमीटर पे, और ये स्क्वायर है जो 10 सेंटीमीटर का है, कितने का, अच्छा क्वेश्चन है ध्यान से सुनना, कितने का ये, 10 सेंटीमीटर का है, डन। इससे 5 सेंटीमीटर ऊपर 10 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा है, 3D में समझना, भी समझा दूंगा। सो व्हाट इज द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्क्वायर, इसमें से कितना फ्लक्स निकल रहा है, इसमें से, समझ में आया? ध्यान से सुनो, मैं ऐसे समझा देता हूं आपको, आओ। ने बोला ये एक स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है, 10 सेंटीमीटर की साइड है इसकी, बच्चा कितनी है, 10 सेंटीमीटर की साइड है। इससे 5 सेंटीमीटर ऊपर एक 10 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है, तो इससे निकलने वाला फ्लक्स पूछा है, क्या पूछा है, इससे निकलने वाला फ्लक्स पूछा है। बहुत आसान है, आप कर लोगे शायद। तो सुनो, अगर ये स्क्वायर है तो अगर बच्चा मैं इसको कंप्लीट कर दूं तो ये क्यूब बन जाएगा, अरे यस और नो। अगर नीचे वाले स्क्वायर से मैं पूरा एक 3D वो स्ट्रक्चर बना लूं, एक क्लोज सरफेस बना लूं, तो क्या बनेगा, क्यूब बनेगा। देखो ऐसा बन जाएगा ना, अरे हाँ कि ना। और ये नीचे वाला अपना सरफेस हो गया, इससे 5 सेंटीमीटर ऊपर एक चार्ज क्या रखा है, क्यूब। तो जब मैंने इसको पूरा इसके अंदर बंद कर लिया तो इससे नेट निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये सेंटर पे, बिल्कुल कहाँ है, सेंटर पे। ये बच्चा कहाँ है, सेंटर पे। चौक गिर गई थी, उठा ली मैंने ना, कहोगे सर क्या कर रहे हो ये। तो ये क्या है, बिल्कुल सेंटर पे, 5 सेंटीमीटर ऊपर है ना,
ये तो पूरा क्यूब बन गया। साइड कितने की? 10 की, तो सेंटर पे हुआ ना यहाँ पे। तो इस पूरे क्यूब के अब सेंटर पे चार्ज रखा है, जो हमने माना एक, इस पूरे क्यूब के सेंटर पे क्या रखा है? चार्ज रखा है। कितना? 10 माइक्रो कूलम। डन। तो नेट चार्ज इस पूरे क्यूब से कितना निकलेगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फिर एक साइड से कितना निकलेगा? क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एक क्यूब में कितनी साइड होती है? 6, और उसके सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है। तो पूरे क्यूब से क्या निकलेगा? गॉस लॉ सेज द नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, बराबर सेंटर में रखा हुआ है। एक से कितने निकलेगा? क्यू बाय फ्रॉम वन साइड क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारी एक ही साइड तो हो गई, यही वाली। यहाँ है अपना 10 माइक्रो कूलम। समझ आया? खत्म। तो नेट चार्ज की वैल्यू कितनी थी? 10 इंटू 10 टू दी पावर -6, डन, डिवाइडेड बाय 6 इंटू, समझ में आया 6 से क्यों डिवाइड किया? क्यूब होता है 6 साइड होती है। एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12। क्लियर? तो ये 6 गया इससे, तो ये ऊपर पहुंचा, तो हो गया 10 इंटू 10 टू दी पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 8.85। जस्ट डू द कैलकुलेशन एंड कमेंट कि मैं ही बता दूं आंसर, क्योंकि मैं कैलकुलेशन पे टाइम खर्च करूंगा तो वीडियो लेंथी हो जाएगा। तो मैं समझ में आया 6 से क्यों डिवाइड किया। तो व्हेन यू कैलकुलेट यू विल गेट 1.88 इंटू 10 टू दी पावर 5 आफ्टर द कैलकुलेशन। डन। यूनिट आप लिख लेना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियरिटी है? पूरे से कितना निकलेगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, लॉ है भाई। तो इसके सेंटर पे रखा हुआ, तो कितनी साइड होती है? 6, तो एक साइड से कितना निकलेगा? क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। याद करो जब मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाया था तो मैंने आपको बहुत सारे ऐसे एग्जांपल लिए थे, स्फीयर का, स्क्वायर के एज पे रख के, सेमी स्फीयर, क्वार्टर स्फीयर का, याद है? हाँ सर याद तो सब है, पता नहीं लेकिन क्या चल रहा है ना? और कर लो मस्ती, पढ़ाई कर लिया करो ढंग से, पूरे वीडियो देखना प्रॉपरली, है ना? तब आपको ये सारे क्वेश्चन इतने आसान लगेंगे कि आप आराम से एक बार पढ़ के सीधे सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में बैठेंगे तो वहां सॉल्व कर सकते हो। समझ आया? तो आइए मिलके करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। सर कुछ क्वेश्चन तो हम लोग खुद ही कर लेंगे, आप जो क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप स्किप कर देना वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगे कि आप पे बनता है, आप ट्राई करो, आपका आंसर आ जाए तो आप स्किप कर देना, आगे वाले क्वेश्चन पे चले जाना, ठीक है? अपना टाइम वेस्ट मत करना। आपको लगता है अगर आपको आता है और आपको फिर से देखना भी है तो देख लो, बन जाता है तो आप इसको स्किप कर दो, आगे जाओ, अपना टाइम वेस्ट मत करो, ठीक? तो क्वेश्चन नंबर 19 आइए मिलके करते हैं फटाफट। अ पॉइंट चार्ज 2 माइक्रोकूलम, a point charge q is equals to 2 microcoulomb is at a center of a cube of Gaussian surface 9 centimeter on edges। ठीक है, साइड कितनी दी है? 9 सेंटीमीटर की। सरफेस कैसा है? क्यूब है। सरफेस कैसा है बच्चा? क्यूब दिया हुआ है, ठीक? मतलब व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस? बच्चा क्या है क्वेश्चन, आप ही कर लो। तो बोला क्यूब है, ये क्या है? एक क्यूब है। डन। इसकी साइड कितनी है? 9 सेंटीमीटर, ठीक? डन। उन्होंने ये बोला है इसके सेंटर, इसके अंदर एक चार्ज रखा है 2 माइक्रोकूलम, तो इससे कितना फ्लक्स निकलेगा? अरे भाई फ्लक्स पता है, फ्लक्स इज इक्वल्स टू चार्ज इंक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज कितना इंक्लोज्ड है? ये रहा 2 इंटू 10 टू दी पावर -6। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बताइए? 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12। समझ आया? यस और नो? फिर से क्वेश्चन पढ़ो। अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम इज एट अ सेंटर ऑफ ए क्यूबिक गॉसियन सरफेस। एक गॉसियन सरफेस माना क्यूबिक, उसके सेंटर पे एक चार्ज रखा है, ये रहा, जिसकी साइड कितनी है बच्चा?
9 सेंटीमीटर्स। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस? तो ये रहा, कैलकुलेशन कर लेना। तो आएगा 2.26 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये वैसे ही क्वेश्चन है जो पहले था, इसमें डायरेक्ट पूरा क्यूब बोल दिया, उसमें एक साइड से पूछा था तो हमने 6 से डिवाइड कर दिया था। डन, क्लियर? अरे ये फॉर्मूला लगाया हमने गॉस लॉ का, नेट फ्लक्स चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। नोट करो, डन है, ओके। ये आप कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है इसके एनसीईआरटी में, सॉल्व कर रहा हूं मैं तो। नेक्स्ट टर्न से इजी इजी वाले नहीं करवाऊंगा, अभी आप प्रैक्टिस करो इसलिए करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 20, अ पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ, एक कोई पॉइंट चार्ज है जो कितना फ्लक्स क्रिएट कर रहा है, -1.0 इंटू 10⁻², न्यूटन पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है। passes through a spherical Gaussian surface of 10 centimeter radius centered on a sphere। एक स्फीयर है बच्चा, एक क्या है, स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर। उससे जो नेट फ्लक्स निकल रहा है वो कितना है -1.0 इंटू 10⁻10 स्क्वायर। ठीक है। If the radius of the Gaussian surface were doubled, how much flux would pass through the surface? सुनिए ध्यान से। तो ये बोल रहा है कि एक स्फीयर है जिसके ऊपर कोई चार्ज है Q, उससे निकल अंदर रखा हुआ है कोई चार्ज, इसके सेंटर पे रखा हुआ है Q, जिसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, उससे निकलने वाला फ्लक्स कितना है इतना। क्वेश्चन नंबर 1, इफ रेडियस इज डबल, इफ रेडियस इज डबल, इसकी रेडियस डबल कर दी जाए, मतलब मैं इसकी रेडियस कितना कर दूं 20 सेंटीमीटर, कितनी कर दूं 20 सेंटीमीटर। तो अब इससे नेट फ्लक्स कितना निकलेगा? तो बेटा हमें पता है जो नेट फ्लक्स निकलता है किसी भी सरफेस से वो होता है चार्ज इंक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। आप इसका रेडियस भी बड़ा कर दो तो चार्ज तो इंक्लोज क्यों ही रहेगा अंदर, यस और नो। तो जितना फ्लक्स इसके अंदर वाले से निकलेगा उतना ही फ्लक्स तो इसके बाहर वाले से निकलेगा। क्या बात समझ में आई? जितना फ्लक्स इसके अंदर वाले से निकलेगा, क्योंकि फ्लक्स तो किसी भी क्लोज सरफेस से किस पे डिपेंड करता है, चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। बेसिकली इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, चार्ज इनक्लोज। तो अगर रेडियस बढ़ा भी दोगे तो चार्ज तो उतना ही बंद है, तो निकल आंसर कितना होगा सेम 1.0 इंटू 10⁻²। सेम फ्लक्स कितना निकलेगा, सेम निकलेगा। समझ में आया? डन। इसका सेकंड पार्ट देखो इसी क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट वो आपसे ये पूछ रहा है इसी क्वेश्चन में, सेकंड पार्ट अगर आपके पास एनसीईआरटी भी नहीं रखी है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चंस, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी हो आपके पास तो आपको यहां से भी क्लियरिटी हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन इसी का वो आपसे ये बोल रहा है व्हाट इज द चार्ज इनक्लोज इनसाइड। चार्ज कितना है, क्या ही है इसमें, फ्लक्स इज इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स कितना है -1.0 इंटू 10⁻²। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप सबको रट चुकी होगी ये और याद ही कर लेना, 8.85 इंटू 10⁻12 -12 होती है, इज इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज। डन है। बस क्या है, कैलकुलेशन कर लो। चार्ज की वैल्यू जो क्या आएगी नेगेटिव, चार्ज की वैल्यू है जो क्या आएगी नेगेटिव, मतलब इसके अंदर कैसा चार्ज बंद है, नेगेटिव चार्ज बंद है। डन। कैलकुलेशन आपका काम है, आप इसको कर लेना और करोगे तो आएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। मैं कैलकुलेशन यहाँ क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए आपके पास कंसेप्ट डिलीवर कर रहा हूं। लास्ट का कैलकुलेशन आप ही ट्राई किया करो, आंसर मैं आपको लिख ही देता हूं। डन है, सही है ना प्रोसेस?
बोलो, मैं पानी पी लूं, आप जब तक इसको नोट कर लें। तो अपन हो चुके हैं चार्ज, आप भी हो जाइए चार्ज। वन शॉट में पूरी एक्सरसाइज है ना, मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 में। बट आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है, इसलिए इतना टाइम लग जाता है। नहीं तो सॉल्यूशन तो मैं आपको फटाफट करके दे दूं आधे घंटे में पूरी एक्सरसाइज का, लेकिन आपको पल्ले नहीं पड़ेगा सर क्या करते जा रहे हो, आप ही पढ़ रहे हो, आप ही को समझ आ रहा है। ये बड़ी सी तरीके से समझा देता हूँ, फिर आप भी इसको फटाफट करोगे, है ना। तो आइए क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं मिलके। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, सुनिए। अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर। बात को नोट करना, कंडक्टिंग है क्या है, ये कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग क्या होते हैं समझा चुका हूं मैं आपको वीडियो में, है ना। हैज अननोन चार्ज, उसके ऊपर एक अननोन चार्ज। कंडक्टिंग है तो कहां होगा चार्ज, सरफेस पे ही होगा, और ये चार्ज जो है क्यू हमने मान लिया जो अननोन है, ठीक है। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज, ई की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम एट ए डिस्टेंस ऑफ, सेंटर से किसी एक्स दूरी, मतलब जो आपको दिया हुआ है कितना 20 सेंटीमीटर। एक स्फीयर है कंडक्टिंग जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, उससे x इक्वल टू 20 सेंटीमीटर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 1.5 इंटू 10⁻³ पॉइंटिंग रेडियली इनवर्ड। कहाँ है, अंदर की तरफ, मतलब ये चार्ज कैसा होगा नेगेटिव, पहले ही प्लस बना दिया था सर आपने। अंदर की तरफ है तो चार्ज कैसा होगा, ये तो कंफर्म बात है कि चार्ज होगा नेगेटिव, क्योंकि अंदर की तरफ किसकी वजह से होती है, नेगेटिव चार्ज की वजह से, ठीक। तो क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर, क्या ही है बेटा, स्फीयर की वजह से, स्फीयर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, और आर क्या होता है सेंटर से दूरी, उस पॉइंट की जो हमने यहाँ एक्स मान रखी हुई है। यस और नो, आप ले लो कैपिटल आर, रेडियस कितना दिया हुआ है कैपिटल आर, और कहां पर पूछ रहे हैं, आर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, तो चार्ज पूछ रहे हैं, तो क्या ही है, E इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। एयर में बात चल रही है तो के की वैल्यू आपको पता ही है, एक ई की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻³, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू की वैल्यू निकालनी है, आर, आर कितना दिया हुआ है बच्चे, कितनी दूरी पे निकालना है, हम सारे डिस्टेंस कहां से लेते हैं स्फीयर के सेंटर से, याद करो वीडियो में पढ़ रखा है थ्योरी में। तो आर की वैल्यू कितनी है 20 सेंटीमीटर, मतलब 20/100 मीटर, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2/10, तो ये हो गया 2/10 होल स्क्वायर, डन। बोलो, इसको अल्टी पल्टी कर लो, तो 1.5 इंटू 10⁻³, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, नीचे आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹, और ये वाला 10 यहां आ जाएगा 10 स्क्वायर, ये आ गया क्यू, ये ठीक, डन। 10 स्क्वायर यहां से चला गया 3 से, ठीक है, बाकी कैलकुलेटिव पार्ट है, आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिए और आंसर बताइए। आप पॉज करके कैलकुलेशन किया करो, पहले क्या किया करो, पॉज करके कैलकुलेशन किया करो और बताओ कितना आया। मैं लिख तो देता हूं आंसर, ये समझ गए कैसे आया, इलेक्ट्रिक फील्ड दी थी, के की वैल्यू पता है, क्यू की जगह क्यू रख दिया, आर दिया हाँ कितनी दूरी पे 20 सेंटीमीटर पे, मतलब 2/10 मीटर, 2/10 का होल स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, यहाँ पर मल्टीपल में आ जाएगा ये, तो 4 और नीचे हो जाएगा 10 स्क्वायर, 9 इंटू 10⁻⁴ नीचे, हाँ सर समझ गए सब आता है, ठीक। तो अब ये ऊपर पहुंच जाएगा 10⁻⁻9 हो जाएगा, एक 10 से -9 जाएगा तो 10⁻⁻8 हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा 1.5 इंटू 4/9 इंटू 10⁻⁻8। अब इसको तो सॉल्व कर ही लोगे,
तो ये रहा आपका आंसर। डन। ठीक, जब कैलकुलेट करोगे तो आएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻⁹। ये कैलकुलेट करोगे तो आएगा 0.66। 0.6 इसको हम लिख सकते हैं 6.6 और यहाँ एक माइनस और बढ़ा देंगे तो 10⁻⁹ डन। कूलम, कुछ नहीं, फॉर्मूले में वैल्यूज रख रहे हैं बच्चा। डन है, नोट करो। आइए क्वेश्चन नंबर 22, बस जल्दी जल्दी निपटाते हैं। 24 करने हैं, 22 पे आ गए, 3 बचे हैं। कपड़े से सही मिटता है ना बच्चों, डस्टर से तो पूरा व्हाइट हो जाता है बोर्ड। सर पेन ले लो, पेन से पढ़ा दो। जो मजा नहीं आता मुझे तो पेन से लिखने में, चौक से आता है तो पढ़ा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 22, चलिए समझाते हैं क्वेश्चन। अ यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 डायमीटर, एक स्फीयर है जिसका डायामीटर दिया हुआ है 2.4 मीटर, और ये भी भाई साहब क्या है, कंडक्टिंग। ये भी स्फीयर कैसे है, कंडक्टिंग, जिनका डायामीटर कितना है 2.4 मीटर। ठीक है, हैज a surface charge density of 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब सिग्मा, इनका सिग्मा दिया हुआ, सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ाया था, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, सरफेस सिग्मा, और रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी है 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, नंबर 1 निकालना है, चार्ज ऑन स्फीयर। चार्ज ऑन स्फीयर, तो एक स्फीयर है, ठीक, उनके ऊपर कोई चार्ज होगा, वो हमें निकालना है, और इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें दी हुई है, इनका डायमीटर हमें दिया हुआ है। डन। तो इनका डायमीटर कितना है 2.4 मीटर, तो इनका रेडियस कितना हो जाएगा 1.2 मीटर। समझ में आया, इनका रेडियस कितना हो जाएगा 1.2 मीटर। तो इनके ऊपर कितना चार्ज है ये निकालना है, आसान है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, Q अपॉन एरिया। कौन सा एरिया, सरफेस का एरिया। तो सिग्मा की वैल्यू है, इनका एरिया क्या होगा सरफेस का 4πr², खत्म। तो सिग्मा कितना है 80, माइक्रो है याद रखना, तो 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाय एरिया। अरे क्यू क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, और सिग्मा की वैल्यू दी है 80 माइक्रो, तो माइक्रो की जगह क्या लिख लिया 10⁻⁻6। नहीं भी लिखोगे तो जो आंसर आएगा चार्ज का उसमें माइक्रो लगा देना। ठीक, एरिया कितना 4πr², तो 4 इंटू पाई इंटू 1.2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q। डन, यस और नो। तो मैं Q इस तरफ लिखना है तो इस तरफ लिख लू, 4πr²। याद रखना सरफेस एरिया हमें नहीं तो पता चला, सरफेस एरिया ही नहीं पता स्फीयर का। वॉल्यूम होता है 4/3πr³ और एरिया होता है सरफेस का 4πr²। तो 80 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो की जगह 4πr², 1.2 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लो और आंसर कमेंट में डालो पॉज करके। डन। सर आप आंसर तो बता ही दो, तो व्हेन यू सॉल्व इट you will get 1.44 into 10⁻⁻³ कूलम। ये रहा आंसर, नोट करो। चार्ज ऑन स्फीयर निकालना था, निकाल दिया। इसी का सेकंड पार्ट भी है। व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर। बेटा फॉर्मूला लगा लो, या आप ही करोगे, मैं नहीं कराऊंगा। फ्लक्स कितना होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू आई चुकी है, इस सरफेस को निकलने वाला फ्लक्स
Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज कितना है 1.44 इंटू 10 टू द पावर -3। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। सॉल्व इट। दिस इज द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस। ठीक है बच्चा। So when you solve it, it will be 1.63 into 10 to the power 8। ये जो नेट फ्लक्स है वहां से निकल रहा होगा। यस और नो। अब फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, यूनिट लिखना मत भूलना, पेपर में आधा नंबर काट लेंगे नहीं तो। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। टीचर नंबर काटने के लिए ढूंढते रहते हैं जगह, कहाँ काट लें सीबीएसई में, तो यूनिट मत भूलना। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्लियर है? यस और नो? 23 पे आओ फटाफट। आइए पॉज करके नोट कर लिया करो। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1। बच्चों आई होप आपको फील आ रहा होगा कि आप लाइव क्लास में बैठे हैं, सारे क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं, क्या गिवन है, कैसे अटेम्प्ट करने हैं, किस तरीके के न्यूमेरिकल्स आएंगे, कैसे अटेम्प्ट करने हैं, क्लियर है, कैसे फॉर्मूलों का यूज करना है, सब याद होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 23, एन इनफाइनाइट लॉन्ग, याद करो कुछ किया था हमने, सर याद तो आ रहा है। एन इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज line charge produces a field of 9 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम। एक इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज रॉड है, इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज है मतलब इनफाइनाइट रॉड पे चार्ज है Q, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है E 9 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम। यस और नो? एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, मतलब जो आर दिया है वो कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, यहां से कहीं 2 सेंटीमीटर की दूरी पे, इस पॉइंट पी पे। ठीक, क्लियर है? कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी, इनका लैम्डा निकालना है। तो याद करो हमने गॉस लॉ से इसकी क्या निकाली थी, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या थी, याद करो, E is equals to lambda upon 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। याद है लैम्डा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, यही तो निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग इनफाइनाइट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन E इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। बस वैल्यू रख दो, E की कितनी है 9 इंटू 10 टू दी पावर 4, लैम्डा निकालना है। ठीक, 2 इंटू पाई इंटू ई की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12, 2 की वैल्यू 2 सेंटीमीटर मतलब 2/100। क्लियर? बस क्या है, तो 9 इंटू 10 टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई 2 इंटू मल्टीप्लाई पाई, पाई की वैल्यू आपको पता ही है 8.85 इंटू, बच्चा इसको 100 को ऊपर कर दूं तो 10 टू दी पावर -2 हो जाएगा, तो 10 टू दी पावर -4 इंटू 2 इज इक्वल टू लैम्डा। समझ में आया? इस लैम्डा की वैल्यू चाहिए, इसको पूरा यहाँ भेज दिया। और ये जो 100 था, तो 100 कैसा होता है 10 स्क्वायर, और 10 स्क्वायर को यहीं कहीं ऊपर करूंगा तो 10 टू दी पावर -2, तो 10 की पावर -2 आ जाएगा ऊपर, और ये -2 है तो 10 की पावर -4। समझ आया? बस इसको सॉल्व कर लो, तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ लैम्डा, जो कि आप सॉल्व करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10 माइक्रोकूलम पर मीटर। 10 माइक्रोकूलम पर मीटर, माइक्रो का मतलब 10 टू दी पावर -6, 10 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलम पर मीटर, या 10 माइक्रोकूलम पर मीटर। अब बेटा कैलकुलेशन है आप ही किया करो, मैं आपको तरीका बताता हूँ सॉल्व कैसे करना है। कैलकुलेशन करूंगा वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। डन है? और कुछ इसमें नहीं, यही पूछा था। So we are moving ahead to our last question of this whole chapter, question number 24। मजा आया बच्चों? हाँ सर, सब समझ आ गया। तो बच्चों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते रहें,
बहुत मेहनत करता हूँ, रात को 1 बज रहा है ऑलरेडी जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। दिन में टाइम नहीं होता है तो रिकॉर्डिंग रात में चलती है ना। तो बस आप थोड़ा सपोर्ट करते रहे, लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, है ना। ओके, लास्ट क्वेश्चन। Two large thin metal plates are parallel and close to each other. On their inner faces of the plates have a surface charge density of opposite sides. मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, आसान सा है, क्यों पूरी कहानी पढ़ूं। दो प्लेट है, एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ये साइड है 1, उनके बीच में 2 और यहाँ पर 3। ठीक, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है लेकिन अपोजिट है। तो मैं कह रहा हूं ये प्लस सिग्मा और ये माइनस सिग्मा। ठीक, 1, 2 और 3 पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछी है। याद करो, हमने ऐसे करके आपको डायग्राम बना के पढ़ाया था। ये एक प्लेट है जिसपे चार्ज प्लस क्यू है, तो जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो गई, प्लस सिग्मा। ये एक सरफेस है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो गई, माइनस सिग्मा। याद करो लास्ट वीडियो थ्योरेटिकल पार्ट का, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ ड्यू टू द प्लेट्स, वहां का क्वेश्चन है ये। तो मैंने बोला था यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। तो प्लेट के कारण बच्चा जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती हैं वो डिस्टेंस पर डिपेंड करती नहीं है। तो इस प्लस की वजह से कहाँ होगी, यहाँ। याद करो कितनी होती थी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू अ प्लेट। इस प्लेट पे पूरा चार्ज कितना है, प्लस, है ना, पैरेलल रखें एक दूसरे के। इस पे कितना है, माइनस। तो माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है, अंदर, और प्लस की वजह से बाहर। तो इस प्लस की वजह से कहाँ होगी, बाहर, और उस माइनस की वजह से यहाँ को होगी, अंदर। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, कैंसिल। इस वन रीजन पे कितना है, 0। सिमिलरली इस माइनस की वजह से अंदर, इस प्लस की वजह से बाहर, डिस्टेंस पे तो डिपेंड करती नहीं है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये इस तरफ, ये इस तरफ, तो यहाँ भी कैसी, कैंसिल। लेकिन बच्चा सेंटर में जुड़ जाती थी, याद करो, प्लस की वजह से कहाँ, इस तरफ, और माइनस की वजह से भी कहाँ, इस तरफ। तो प्लस की वजह से कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। माइनस की वजह से कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अंदर टोटल कितनी हो गई, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, रीजन 2 में। समझ में आया। तो क्वेश्चन इनका यही था कि तीनों जगह 1, ये प्लेट ए थी, ये प्लेट बी थी, तो इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों पे सेम थी, बस इस पे प्लस और इस पे माइनस। तो इसकी प्लस सिग्मा, इसकी माइनस सिग्मा। ए पे 1 की जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी थी तो 0, थर्ड पे भी क्या है, 0, और अंदर 2 पे कितनी है, सेंटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड, सेंटर रीजन। बिल्कुल ऐसे का ऐसे डायग्राम बनाया, आप देखना एनसीईआरटी में। तो क्या आई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर क्या हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, क्या वैल्यूज दी हुई हैं, ठीक, डेंसिटीज ऑफ द अपोजिट साइड एंड द मैग्नीट्यूड इज इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। ऑन इनर फेसेस द प्लेट हैव द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द अपोजिट नेचर एंड ऑफ मैग्नीट्यूड। सिग्मा की वैल्यू दी हुई है आपको, सिग्मा की वैल्यू कितनी है, अब तो वैल्यू रखनी वो आप कर लोगे, 17 इंटू 10 टू दी पावर -22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। डन, यस और नो। उन्होंने बोला दो प्लेट थी, इस पे प्लस था, इस पे माइनस था, तो रीजन 1, 2 और 3 पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो 1 और 3 पे तो हो गई 0, बीच में क्या हो गई, सेम डायरेक्शन, तो ऐड हो गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और उस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो दी हुई है 17 इंटू 10 टू दी पावर -20, मतलब इसका कोई एरिया होगा ए, है ना। तो Q अपॉन इसका एरिया ए जो भी है उसकी ये वैल्यू दी हुई है। तो आंसर कितना हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे, सेंटर वाले रीजन की है ये, बस बाकी तो 0 है। 17 इंटू 10 टू दी पावर -2 -22 डिवाइडेड बाय 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12। तो -22 से -12 गए तो यह 17 डिवाइडेड बाय 8.85
मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस, अरे समझ आया, ये -22 थे, ये 10 टू द पावर 12 से कटेगा तो कितना बचेगा -10। तो इसको अपन को क्या कर लेना है, सॉल्व। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉल्व करके आंसर कर दो कमेंट। ठीक, बस डिवाइड ही तो करना है। तो आपका आंसर आएगा 1.92 इंटू 10 टू द पावर -10, ये रही न्यूटन पर कूलम। 17 को 8.85 से डिवाइड करोगे तो 1.92 आएगा, 10 टू द पावर -10 है। डन है, नोट करें। So बच्चा, this is all about the first chapter, complete theory as per the whole CBSE pattern, as well as you can say that the foundations for a JEE and NEET. Whole complete NCERT exercise, all the best questions related to all the topics we have done as per the topics when in the particular videos. पर्टिकुलर वीडियो में हमने वो टॉपिक्स के क्वेश्चंस भी हमने तभी अटेम्प्ट कर लिए थे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है ना। पूरी एनसीईआरटी हमने 2 पार्ट में ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आज वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 13 to 24, पहले वाले पार्ट में 1 to 12। क्लियरिटी, आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और सारे क्वेश्चन आप डिफरेंट अच्छी अच्छी बुक से सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। So this is all about the first chapter. I hope आपको समझ आ गया होगा। Till then, just wait for uploading of the second chapter. बहुत जल्दी second chapter आपके लिए लेके आऊंगा। Till then, have a good day, nice day, tata, bye bye, take care of your parents as well. Good day, bye.